सर क्योंकि वी प्रमोट द हिंदी स्टार्ट लाइक व्हाट यू प्रमोट द हिंदी अपना, ये इंग्लिश तो ले लेंगे, प्रिंट में आएगा, अच्छा अच्छा आएगा पूरा, बट प्रमोट हिंदी डिजिटल पे को भी उठा रहे हैं, ओके। कोई हिंदी। तो आपकी हिंदी वेबसाइट भी है? हाँ, आई बट थिंक द पेपर इज प्रिंटेड ओनली इन इंग्लिश और हिंदी पेपर also? इज हाँ इंग्लिश, अच्छा, और हिंदी वेबसाइट ऑलमोस्ट वी आर टचिंग इज 2 लाख का भी वेरी स्पैन ऑफ गुड, वेरी गुड। इट। नहीं, आता रहता है, आई कीप सीइंग योर पेपर्स हियर। कुड जी, स्टार्ट। या सर 2025 आम पार्टी का सबसे कठिन चुनाव है, आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हम हमेशा हर चुनाव को सीरियसली ही लड़ते हैं। मुझे याद है 2020 का जो चुनाव था, भाजपा ने पूरा चुनाव शाहीन बाग पे लड़ना चाहा था, एंड दे ट्राई टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कम्युनल डिस्टर्बेंसेस आल्सो, आई मस्ट से। तो तभी भी हमें पूछा जाता था कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट चुनाव है, मुश्किल चुनाव है। तो हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा शुरुआत से रही है कि हम अपने कामों के आधार पे जनता के बीच में जाएंगे। जो काम वास्तव में दिल्ली में पिछले 10 साल में हुए हैं, मुझे नहीं लगता भारत में 10 साल के अंदर किसी भी राज्य में इतने काम हुए होंगे। और मैंने तो इसके ऊपर अभी एक रिसेंटली किताब भी लिखी है, दिल्ली मॉडल, ये बताते हुए कि किस गहराई में जाके आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी वगैरह तमाम मुद्दों पे बहुत ही बढ़ चढ़कर काम किया है। सर मैं दिल्ली मॉडल वाली किताब पे बात करूंगा, अब हाँ। पूरा खुल के भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं कहना चाहता हूँ जैसे आपने काम किया जी। ऑब्वियसली, तो मनीष सिसोदिया पटपरगंज से उनको वो क्यों सोच हुई सर? नहीं, मनीष सिसोदिया स्विच इसलिए हुए क्योंकि अवध ओझा जी ने पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना था। एंड अवध ओझा जी खुद बोल चुके हैं कि जब उनसे पूछा गया, क्योंकि अच्छा चेहरा है, पढ़े लिखे, ही हैज़ अ गुड फॉलोअरशिप अमंग्स द यूथ, तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे। तो उन्हें लगा कि पदपरगंज से, क्योंकि एक प्रकार से वहाँ पे लोग जागरूक हैं कि नहीं, शिक्षा को लेके दे आर वेरी सेंसिटिव। और मनीष सिसोदिया, जो हम कहते हैं भारत के बेस्ट शिक्षा मंत्री है, वो वहाँ पे 2 बार लगातार चुनाव लड़े। तो अवध ओझा जी ने बोला कि अगर आप चाहें तो मैं पदपरगंज से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो फिर डिसाइड हुआ कि मनीष जी को फिर शिफ्ट कर लेते हैं टू अकोमोडेट अवध ओझा। लेकिन जंगपुरा सीटी क्यों ली, क्या मुस्लिम के कारण? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपका है, टैग नहीं, है। ऐसी बात नहीं, वहाँ पे कोई मेजोरिटी मुस्लिम का नहीं है। देखिए, दिल्ली भर में अगर आप देखें तो हर विधानसभा में कुछ प्रतिशत तक मुस्लिम आपको मिलेंगे ही। बिल्कुल, कुछ पुरानी दिल्ली है, बलीमारान है, मुस्तफ़ाबाद, ओखला है, वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स हैं। बट बाकी को छोड़ दें तो कुछ हद तक सारे विधानसभाओं में मुस्लिम्स हैं। तो दैट वाज नॉट द फैक्टर। कई और फैक्टर्स हुए रहेंगे, बट एज आई सेड द मेन पर्पस वाज टू अकोमोडेट अवध ओझा। मेरा एक सेकेंड, आप लोग चाय ले लेंगे? बोल दिया कन्हैया। हाँ, अदरक वाली चाय बोलना। मेरा मोटिव को आपका 2025 इलेक्शन इसलिए बोला जा रहा हूँ जी। टफ है क्योंकि आपकी जो कोर टीम है जी, जेल भी गई है, कोर टीम में जैसे मनीष सिसोदिया ने इधर स्विच किया, नई दिल्ली वाली सीट पे भी मैं उस पर भी आपसे डिस्कस करूंगा। इवन अभी मैं पटपरगंज सीट की बात कर रहा हूँ आपसे, और इवन आपके सीएम एक्स सीएम अरविंद जी जाके वहाँ बोल के आते हैं कि अगर ये जीतेंगे तो डिप्टी सीएम बनेंगे जी। तो क्या उन्हें हताशा है, डर है, या पहले कभी उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं देते थे, अब क्यों बोला उन्होंने कि मनीष सिसोदिया मतलब? नहीं, वो इसलिए बोले क्योंकि अभी वो फिलहाल डेप्यूटी सीएम नहीं है। देखिए, ये पूरा चुनाव, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने इस्तीफा दे दिया, और ये कहकर कि देखिए, जैसे वो जेल से बाहर आए, उनके ऊपर ऑप्शन था कि नहीं कंटिन्यू करें और उनको वापस डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। बट दोनों ने ये डिसाइड किया कि पहले हम जनता की अदालत में जाएंगे, हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश करी गई। आई मीन, दीज आर टू पीपल जिनका पूरा अस्तित्व, उनकी पूरी आइडेंटिटी, उनकी ऑनेस्टी है, और इनके ऊपर आपने झूठे फर्जी मुकदमे डाल के आपने जबरदस्ती जेल में डाला। तो कहीं ना कहीं देखिए, जनता भी पूछती होगी, सोचती होगी कि क्यों जेल में डाला। तो उन्हें लगा कि नहीं, हम जनता के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे, और जब जनता कहेगी तभी हम वापस सरकार में आएंगे। तो पूरा चुनाव मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के इर्द गिर्द है। वहाँ पे हमारा नारा ही है, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो ये भी बताना जरूरी था जंगपुरा के लोगों को कि केवल आप एक अपने एमएलए नहीं चूज कर रहे हो, आप अपना डेप्यूटी सीएम चूज कर रहे हो। मेरे ख्याल से वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था पब्लिक के लिए। बाकी तो हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ मनीष सिसोदिया जी उनके डेप्यूटी रहने वाले। इवन आपने कहा कि 10 साल से गवर्नमेंट ने काम किया, आप गवर्नमेंट, लेकिन कल राहुल गांधी ने, यू नो द स्टेटमेंट, कि
मोदी जी से वो डरते हैं, उन्होंने 3 वर्ड दिए। हाँ, और शराब वाला लीकर मुद्दा उन्होंने उठाया, और उन्होंने उनके घर का महल का मुद्दा उठाया। ये ऐसा तो नहीं कि हिस्ट्री रिपीट हो रही हो, क्योंकि जब आप 2013 में नहीं थे, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब ये एलिगेशंस आपकी केजरीवाल टीम लगाया करती थी। सेम थिंग, उनके जो प्रॉब्लम्स हुआ करती। क्या हिस्ट्री रिपीट तो नहीं हो रही सर? हिस्ट्री रिपीट तो नहीं होते हुए दिख रही कहीं से भी, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि स्क्रिप्ट एक ही है। पार्टी बोलने वाली कभी बीजेपी हो जाती, कभी कांग्रेस बोलती हुई दिखाई दे रही है। और मतलब ये इतना लाफेबल है, इतना हास्यास्पद है राहुल गांधी का बयान कि मोदी जी से केजरीवाल जी डरते हैं। अगर डरते तो फिर जेल में क्यों चले जाते? सवाल ये पूछना चाहिए कि कांग्रेस के ऊपर भाजपा ने कम केस नहीं लगाया, नेशनल हेराल्ड केस लगाया, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर केस लगाया। कांग्रेस के किसी नेता को जेल जाते हुए देखा है? कहीं ना कहीं अंदर खाने इन्होंने अपनी मिली भगत से सारी चीजें रफा दफा करवा ली। कभी भी कांग्रेस का एक भी नेता अब तक जेल नहीं भेजा गया। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार जो सारे नेता हैं, जो एक बार भी ये नहीं बोले कि नहीं हम समझौता कर लेंगे भाजपा से, तो वो जेल जाने के लिए तैयार है। और मतलब द फैक्ट दैट कांग्रेस आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस केवल और केवल आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। भाजपा के लोग खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, जूते, साड़ी, चप्पल, सारी चीजें, मतलब सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मतलब कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता को तो साफ दिख रहा है, भले बाकी लोगों को ना दिखे, कि कांग्रेस केवल और केवल एक काम कर रही है इस चुनाव में, भाजपा को जिताने का काम कर रही है। उनके खुद के नेताओं को पता है कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतने वाली, लेकिन केजरीवाल को गाली दो, केजरीवाल को अटैक करो और भाजपा के खिलाफ एकदम चुप रहो। इसका मतलब साफ है कि आप भाजपा को जिताने के लिए कर रहे मैं मुझे जितना आइडिया है आपके बारे में, आप मुझे लगता है 10 साल से स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप एसोसिएट रहे, काम करते रहे। नहीं, इससे पहले मैं इससे बनी, हाँ, मतलब 2015, आई जी, थिंक जी। 2015 आपने Yes. ज्वाइन किया शायद। Yes. 2015-14 मुझे लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूज। उससे पहले आप कई स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे थे। और मैं जो अब जो रेवड़ी बांटी जाती है, जी। आपने बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंटों के साथ काम किया सर, इज ए विजिबल? अच्छा लगता है कि ऐसे रेवड़ी बांटना, मतलब हम लोग, मतलब मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि नहीं, आप इसका अच्छा सवाल आपने पूछा। और पहले ये शब्द जो है रेवड़ी, ये ना खास करके इन्वेंट करा गया है, और ये भाजपा और मोदी जी ने ही इसको इन्वेंट किया है, ताकि मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों में ये ना कभी मैसेज जाए कि सरकार को आपके ऊपर खर्च करना भी चाहिए। अब तक सरकारें क्या करती आई, भाजपा की सरकार का अगर फॉर्मूला देख लीजिए कि सरकार दो चीजें कर सकती है। जनता, सरकार को टैक्स का पैसा मिलता ही है। अब सरकार या तो वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पूंजीपतियों के लोन माफ करती है, उनके ऊपर सारा पैसा न्यौछावर कर सकती है, या तो मिडिल क्लास और गरीब तबके के ऊपर खर्च कर सकती है। भाजपा की सरकार क्या करती है, वो रेवड़ियां नहीं देती है, वो रेवड़िया से वो जलेबी देती है। और किसको देती है? पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ के लोन माफ किए हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के। किसी के ऊपर कभी कोई केस वेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने लोन माफ कर दिए। 2019 में देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स कट अमीरों को मिला। 1 लाख करोड़ हर साल हमारे बजट में लॉस होता है उसके कारण। अब वो पैसा कहाँ से निकलता है? आपने जीएसटी लगा दिया हर चीज़ पे, मतलब पॉपकॉर्न के ऊपर, आटे के ऊपर, दाल के ऊपर, चावल के, मतलब इन सारी चीज़ों पे कभी पहले जीएसटी नहीं लगता था, आपने लगा दिया। और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अच्छा, ये जो पैसा आएगा, पेट्रोल डीजल की तो मैंने बात नहीं करी, महंगाई काम पे कहाँ, उसको जनता के ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। अब दूसरा मॉडल जो आप कहते हैं रेवड़ी मॉडल है, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जनता का पैसा है, फ्री शिक्षा पहले सबसे सरकार को देना चाहिए, और शानदार शिक्षा, फ्री हेल्थ सिस्टम, फ्री स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, लेकिन 24 घंटे बिजली, है ना, मुफ्त पानी। तो ये सारी चीजें एक हिसाब से अगर आप जनता को देते हो, तो जनता, आप ये सोचे कि आज सबसे बड़ी इशू मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या है? महंगाई है। तो अगर महंगाई से कोई सरकार उनको राहत देने का काम कर रही है, तो क्या कुछ गुनाह हो जाता है? और हम ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन 40% अपने बजट का शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करने वाली हम इकलौती सरकार है, और ये सारी चीजें देने के बावजूद फिर भी हम सरप्लस बजट में हैं। तो फिर आप ये खुद सोचिए कि बाकी सरकारें अगर ये सारी सुविधाएं भी नहीं दे रही है, लेकिन घाटे का बजट चला रही है और सारे पैसा अपने बड़े बड़े दोस्तों को देती है, तो दोनों में कौन सी रेवड़ी है, कौन सी नहीं? सर, मैं मानता हूँ सर, आपने एजुकेशन फ्री किया, बहुत अच्छा है। आपने हेल्थ फ्री कर रहे, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर, फ्री लाइट क्यों? मतलब फ्री लाइट इसलिए, इसके देखिए 2 चीजें हैं। हम मानते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति हो,
उसको एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, कुछ मूलभूत सुविधाएं जरूरी है। आप ये नहीं मान सकते कि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी व्यक्ति कोई भी गुजारा कर सकता है। आज के जीवन में वो गुजारा नहीं कर सकता। बेसिक मिनिमम, गरीब से गरीब बंदा हो, उसे पानी की आवश्यकता होती है। 200 यूनिट बिजली हमने मुफ्त करी। बड़े बड़े नेताओं के पास 5-5 हजार यूनिट मुफ्त बिजली उन्हें मिलती, कभी उनके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई 5,000 यूनिट का क्या कर रहे हो आप लोग। लेकिन जब गरीब को 200 यूनिट बिजली मिल जाती है, मुफ्त बिजली, थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, तो बड़े सवाल पूछे जाते हैं। जब महिलाओं को फ्री बस यात्रा, पता है कितना हमने खर्च किया फ्री बस यात्रा में? हम करीबन 400 करोड़ हर साल खर्च करते हैं। भाजपा के इतने सारे स्कैम देख लीजिए, कितने सारे इनके प्रोजेक्ट्स के जो एक्सटेंशन होते हैं, हजारों करोड़ आप ऐसे ही खा जाते हो, उसमें सवाल नहीं पूछे जाते। तो हमारा मकसद दो है। एक तो गरीब से गरीब व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति को एक, आई वुड से, बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। दूसरा, ये एक इसके पीछे एक इकोनॉमिक सोच भी है, जिसको हम ट्रिकल अप इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जो मैंने किताब में भी लिखा है कि जब आप सरकार पैसा मिडिल क्लास या लोअर तबके में आप कुछ सुविधाएं देते हो, तो वो उससे डिमांड क्रिएट होती है इकोनॉमी में। अगर मैंने आपका 1,000 रुपये बचा दिया, अगर आप गरीब तबके से हो, तो आप वो 1,000 रुपये आप बैंक में बचा के रखोगे नहीं, आप खर्च करोगे। आप खाने में खर्च करोगे, पढ़ाई में या ट्रैवल करने में, कहीं ना कहीं वो पास से पैसा वापस इकोनॉमी में आएगा, उससे डिमांड क्रिएट होती है। आज आप देखिए देश का जीडीपी लगातार घटते जा रहा है, और सारे इकोनॉमिस्ट एक चीज़ बोल रहे हैं कि आपने बड़े बड़े कारखाने तो लगा दिए, बहुत बड़े बड़े टैक्स कट दे दिए अमीरों को, लेकिन कोई खरीदने वाला बचा ही नहीं। किसी के जेब में सेविंग नहीं बच रही है आज। किसी की ना आमदनी बढ़ रही है, लोगों की महंगाई बढ़ते जा रही है, तो सेविंग कहाँ से होगी, खर्च कैसे करेंगे? तो इन सारी पॉलिसी से दो फायदा है। जैसे मैंने कहा पहले से, तो महंगाई से राहत मिल रही है। ये चीज़ भी आपको बता दूं कि दिल्ली में देश भर की सबसे कम महंगाई दर है। वी हैव द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, इट इज एट अराउंड 2.5%। इसका डेटा पूरा डेटा है, मैं आपको लेटेस्ट भी दे दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में पिछले 3 साल का लगातार देख लीजिए, हर महीने इनका डेटा पब्लिश होता है। हमारा इन्फ्लेशन रेट इज लेस देन हाफ ऑफ एवरेज ऑफ इंडिया। तो अच्छा ही काम कर रही है सरकार मेरे ख्याल से। और अब तो ये भी पता चल गया कि जो काम हम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत गालियां दी बीजेपी और कांग्रेस ने, अरे ये रेवड़ी रेवड़ी, ये खराब कर लेंगे सबको। अब क्या हो रहा है, सब हमारी पिच पे आके बैटल खेल रहे हैं। तो एक हिसाब से आम आदमी पार्टी ने इस देश की राजनीति को बदला है। ये सारे जो पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज केवल अमीरों के ऊपर खर्च करते थे, अपनी जेब भरते थे, हमने उनको मजबूर किया है कि नहीं, आप भी मिडिल क्लास और गरीबों के लिए काम करोगे, उनको सेवाएं दो। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीतती है जी, तो सर कौन चीफ मिनिस्टर का चेहरा रहेगा? देखिए ये तो हमारा कैंपेन का स्लोगन ही बताता है। मैंने पहले कह दिया कि फिर लाएंगे केजरीवाल। दिल्ली की जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक षड्यंत्र के तहत जो उनको जेल भेजा गया और दिल्ली के काम रोकने की जो कोशिश करी गई, उस पर हम पूर्ण विराम लगाए और केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो तो काम में कर ही नहीं सकते केजरीवाल नहीं, जी, तो ऐसा कभी नहीं कहा है। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए केयरफुली। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, है ना। तो ये तमाम एक हिसाब से भाजपा द्वारा एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश। देखिए उनकी दुविधा आप समझिए। उनके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, अंदर ही इनके इतने लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ना उनके पास कोई नैरेटिव है। फाइनली वो क्या कह रहे हैं कि हमें चुन लो क्योंकि हम केजरीवाल की स्कीम लागू करेंगे। उनके पास अपना कोई विजन है नहीं। तो फिर अब ये अनाप शनाप नैरेटिव्स ये लोग कर रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन बिल्कुल गलत है। अच्छा सर, आपकी मैं बुक के ऊपर डिस्कस करते हैं जी, आपकी द दिल्ली मॉडल, ये क्या बुक आपने, शायद आप ही पब्लिशर हैं या एडिटर भी आप ही हैं उसके? नहीं, आप एडिटर नहीं हैं? पेंगुइन हैज पब्लिश्ड इट। ओके, यस। और एडिटर ये लिखी? एडिट नहीं, लिखी मैंने है। और edit किसने आई एम द की? ऑथर। पेंगुइन एडिट्स अच्छा, इट, पेंगुइन ही पब्लिश करता है। तो तो उसके बुक के बारे में कुछ? जी, सो द दिल्ली मॉडल किताब करीबन 1.5 महीने पहले पब्लिश हुई, और इसमें मैंने पिछले 10 साल में, देखिए मेरी जो जर्नी रही एज एन इनसाइडर रही। पिछले 10 में से 8 साल मैंने दिल्ली सरकार के अंदर काम किया, और जैसे आपने कहा कि दिल्ली सरकार से जुड़ने से पहले, आम आदमी पार्टी से जुड़ने से पहले लगभग 9-10 साल मैंने डेवलपमेंट सेक्टर और बड़े बड़े थिंक टैंक्स में काम किया है। तो मैंने कई सारी सरकारों में देखा है कि सरकारें कैसे सोचती हैं, किन चीज़ों पे काम करती हैं। लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी सरकार का एक अप्रोच था गवर्नेंस को लेके, वो वाकई में यूनिक और अनप्रेसिडेंटेड है इंडिया में।
और यही हम इसको दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स पे जितनी चर्चाएं होती है, उतनी चर्चा, उतनी बारीकी से चर्चा उसके गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड पे नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मेरा ये पर्पस था कि अ, एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन हो। अब जैसे सब कहते हैं कि नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपने काम किया, तो मैं ये कहानी बताना चाहता था कि शिक्षा पे वाकई में क्या हुआ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो भी काम दिल्ली, मैंने मोटा मोटा 8-6 सेक्टर्स लिए हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और एयर पोल्यूशन। और इन 6 सेक्टर में 10 साल पहले क्या हालात थे, पिछले 10 सालों में हमने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, और उसके चलते आज दिल्ली में क्या क्या सुधार आए हैं, वो सारी चीज़ें आंकड़ों एकदम फैक्चुअल तरीके से ये पूरी किताब लिखी है। और मैं मानता हूँ कि ये जो तमाम बदलाव आए हैं, आज दिल्ली देश में नंबर 1 है कई सारी चीज़ों में, वो इसलिए नहीं आया कि कुछ रॉकेट साइंस है। आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसे ही बहुत ही कोई मंत्र नहीं था कि भाई ये कर दिया तो ठीक हो गए सरकारी स्कूल, नहीं। इसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली बात थी, पॉलिटिकल विल था, हमारे पास एजुकेटेड लीडरशिप थी। तमाम आम आदमी पार्टी के अगर आप नेता देख लीजिए, मंत्री देख लीजिए, वेल एजुकेटेड, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। और हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर, दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर ये सारे रिफॉर्म्स हमने लागू किए। और मेरा विश्वास है कि अगर देश में कहीं पर भी एक ईमानदार और अच्छी सरकार आए, तो ये सारे काम जरूरी नहीं कि केवल आम आदमी पार्टी कर सके। मैं चाहता हूं कि लोग इसे पढ़ें, देश भर के लोग इसे पढ़ें, और कहीं ना कहीं एक होप जागे। क्योंकि आप नॉर्मली मिडिल क्लास, और आप देखेंगे देश भर में ट्रैवल करेंगे, लगेगा कि नहीं भाई सरकार तो बर्बाद है, सरकार कभी कोई ठीक कर ही नहीं सकती। और मैं भी मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, तो नॉर्मली यही कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स खराब है, पॉलिटिक्स तो केवल चोर लोग जाते हैं। तो ये जो मैंने 10 साल में देखा, वो इन तमाम, मेरे ख्याल से जो प्रेडिक्शंस है या एक धारणा है, उसको गलत ठहराता है कि अच्छे लोग भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, अच्छे लोग सरकार में भी आ सकते हैं, और ऐसा काम कर सकते हैं जो देश में कभी किसी ने सोचा नहीं था, कि जैसे सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेटर काम करेंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, मुफ्त बिजली आएगी, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम आपको, मतलब पब्लिक में कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, सारी चीज़ें आपको मुफ्त मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट की बात देखो तो इलेक्ट्रिक बसेस से लेके मेट्रो, मतलब ये सारी सुविधाएं मेरे ख्याल से पॉसिबल है। और ये इसकी एक फैक्चुअल कहानी लिखने के लिए मैंने ये किताब लिखी। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूँ। 10 साल आपने बहुत स्टेट गवर्नमेंटों के साथ काम किया, फिर आपने 2015 में ज्वाइन किया। आप ही क्यों ज्वाइन किया, या आपने ऐसा क्या लगा? मतलब ये पर्सनल है, मैं अब तो मैं नहीं, पर्सनल पे आ गया हूँ। ना बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मेरे किताब के प्रीफेस में ही मैंने इसके बारे में लिखा है कि मैं बुक आपकी मेरा, नहीं पढ़ी है, लेकिन नहीं कोई पढ़ूंगा नहीं, जरूर। मैं ज़रूर। तो 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब मैं दिल्ली नहीं, एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट है, पॉलिसी थिंक टैंक है, इसका नाम है जमील पॉवर्टी एक्शन लैब। और जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, जेपैल। जेपैल के जो फाउंडर्स हैं वो 2 नोबेल लॉरिएट्स हैं, प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी और प्रोफेसर एस्थर डुफ्लो। इन दोनों को 2019 में नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज मिला था। लेकिन मैं उनके साथ उससे पहले काम करता था, 2012 से 16 के बीच में। 2015 में मैं यहाँ इनका पॉलिसी हेड था साउथ एशिया के लिए, जेपैल का। और एजुकेशन और हेल्थ पे खास करके तमाम सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को हम एडवाइस करते थे, जहाँ जहाँ उनको इंटरेस्ट है या अगर उनकी प्रायोरिटी में है। 2015 में जब इनकी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, मुझे याद है पहला बजट जून 2015 में पेश किया गया मनीष सिसोदिया जी द्वारा। और पहले बजट में इन्होंने घोषणा करी कि हम एजुकेशन का बजट डबल करने वाले हैं विद इन 1 ईयर। तो मैं तो काफ़ी साल काम कर चुका था इस सेक्टर में, मैंने ये कभी सुना ही नहीं था कि सरकार आके 1 साल के अंदर एजुकेशन का बजट डबल कर रही है। तो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई लग रहा है कि ये शायद ये लोग बाकी में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मैंने विश्वास फिर भी नहीं किया, मैं बोला बोलने के लिए लोग बोलते हैं। फिर भी क्योंकि मैं दिल्ली में था, मैं बोला चलो मिलने में हर्ज नहीं है। तो मैंने ईमेल लिखा, तब आतिशी एडवाइज़र थी, तो पहले मैंने उनको लिखा कि देखिए मैं फला फला ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, हम देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा रिगरस रिसर्च एजुकेशन में कि सरकारी स्कूलों के साथ कैसे बदलाव करने चाहिए हमने काम कर रखा है, और हम आपसे ये शेयर करना चाहेंगे इफ़ अगर आपको बड़ा बदलाव लाना है। तो तुरंत उन्होंने मेरी मीटिंग सेटअप करी मनीष सिसोदिया जी के साथ। और वो पहली मीटिंग, मैं प्रीफेस में लिखता हूँ, पहली मीटिंग लगभग 3 घंटे चली, और उसमें मंत्री खुद बैठे थे,
आतिशी जी एज एजुकेशन एडवाइजर वो सिटिंग देयर, एजुकेशन सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी। और पहली बार मेरे जीवन में मैं किसी मंत्री के साथ 3 घंटे बैठ के मैंने चर्चा की। अब तक मेरा जो तजुर्बा था कि मंत्री आते हैं 5-10 मिनट ज्ञान देके चले जाते हैं और फिर बाकी अफसर थोड़ा बहुत, वो भी आधा घंटा, उसके बाद बोले चलो ठीक है हम थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, आप लोग अच्छे लोग हैं, आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, तो 40-50 स्कूल में हम आपका प्रोजेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मंत्री कह रहे हैं 3 घंटे पहले हमसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले मंत्री है, मतलब आप देखिए उनका इन्वॉल्वमेंट एकदम नट्स एंड बोल्ट्स बारीकी में वो जाते हैं और और उस मीटिंग के बाद लगभग जो भी चीज़ें हमने अग्री करी, एक साथ पूरा प्लान बनाया गया कि 1000 जितनी भी सरकारी स्कूल हैं दिल्ली सरकार की, उसमें कैसी चीज़ें लागू किया जाए। तो लगभग 1 साल 2015 मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में था, मैंने सरकार के साथ बाहर से काम किया एडवाइजरी रूप में, और तब मुझे वहाँ विश्वास आया कि नहीं, ये लोग जो कह रहे हैं वाकई में ये इनका पैशन है। एजुकेशन इनके लिए केवल बोलने वाली चीज़ नहीं। आप किसी भी पार्टी के पास चले जाइए, वो बोलेंगे कि हाँ एजुकेशन पे काम होना चाहिए, लेकिन आप खुद पूछिए, सोचिए इम्प्लीमेंट कि 70 साल में भाजपा और कांग्रेस एक भी राज्य बता सकती है जहाँ पे इन्होंने शानदार सरकारी स्कूल की सिस्टम बना दी? नहीं। तो कि केवल बोलने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने 1-2 मीटिंग में मुझे अंदाज़ा आ गया कि यहाँ पे कुछ अलग मामला है, एंड आई वॉज फैसिनेटेड। और 1 साल मैंने, एज आई सेड, मैं 2016 में फॉर्मली मैंने ज्वाइन करी। 1 साल मैंने भी उनको जाना, उन्होंने भी मुझे जाना कि नहीं मैं एक सीरियस व्यक्ति हूँ। और फिर मनीष सिसोदिया जी ने मुझे कहा कि नहीं आप हमारी टीम में आइए एंड एज एन एडवाइज़र काम करिए। जब आपको दिल्ली डायलॉग का अध्यक्ष चुनी गई तो उसके बाद दिल्ली के विकास सरकार पे आपने क्या क्या सुझाव दिए कुछ? देखिए, एज ए दिल्ली डायलॉग कमीशन हमारा जो मैंडेट था कि देश और दुनिया में जो तमाम इनोवेशंस हो रहे हैं गवर्नेंस को लेके, कुछ भी चीज़ को बेहतर करने को लेके, उसको हम दिल्ली सरकार के लिए हम उसको एडवाइस करें, उसका एक पूरा रोड मैप बनाएं। तो मैंने करीबन 6 साल काम किया है। 2016 से 18 में एडवाइज़र टू सिसोदिया जी था, एंड फ्रॉम 2018 आई वाज द हेड ऑफ द दिल्ली डायलॉग कमीशन, रिपोर्टिंग इनटू द चीफ मिनिस्टर। तो और 2022 या 23 में हमने एक किताब भी निकाली थी कि 7 years ऑफ डीडीसी एंड 70 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मुख्य तौर पे अगर मैं कहूँ तो कई सारे काम हमने एनवायरनमेंट की फील्ड में करे। पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, तो दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी डीडीसी ने बनाई। आज उसके चलते आप देखेंगे कि दिल्ली देश में नंबर 1 पे स्थान पे है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन। 12% व्हीकल्स जो दिल्ली में आज की तारीख में रजिस्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। देश भर में केवल ये 5 से 6% का आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में लगे, 30%। आउट ऑफ द एंटायर कंट्री 30% इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ओनली इन दिल्ली। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस देश भर में दिल्ली में चलते हैं, 2000 के करीब है, जो इंडिया में तो नंबर 1 है, बट इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड चिले। तो ये तमाम काम किए। फिर दिल्ली की सोलर पॉलिसी पे काम किया। कोविड के टाइम पे हमने 2-3 एरियाज़ में काम किया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की पूरी व्यवस्था में डीडीसी वाज सेंटर। तब एक एम्प्लॉयमेंट को लेके जब लॉकडाउन हुआ एंड जब लॉकडाउन खुला तो लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे थे, तो हमने एक रोज़गार बाजार नाम का एक पोर्टल लाए थे हम, एंड दैट डीडीसी कंसीव्ड इट। हमने ये पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया और उसके चलते 10 लाख लोगों को नौकरियां भी मिली। वी हैव स्पोकन अबाउट इट। ओवरऑल एक रोज़गार बजट भी हमने, एम्प्लॉयमेंट का भी रोड मैप बनाया। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ पे हमने काम किया। तो मैं मानता हूँ डीडीसी का योगदान, डीडीसी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो जानी जाती है वो इनोवेटिवनेस के लिए जानी जाती है, कि आप ऐसी चीज़ें सोचते हो जो टोटल आउट ऑफ द बॉक्स है। और पहले लोग हंसते भी है। मुझे याद है जब फ्री बसेस फॉर विमेन हम लाए थे, तब सारे लोग हंस कि यार ये लोग तो कोई आइडिया नहीं है, सारा फ्री कर लेंगे, बर्बाद हो जाएगी, डीटीसी ख़त्म हो जाएगी, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। आज सब लोग वाह वाह कर रहे हैं। 8 या 10 स्टेट्स तो कॉपी कर चुके हैं। और पिछले साल 2023 में एक रिसर्च पेपर आई थी, अशोका यूनिवर्सिटी और शिवनाथर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह ने रिसर्च करी थी, और उसमें ये पिंक टिकट स्कीम के ऊपर, और उसमें साफ लिखा था कि इस स्कीम के चलते जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनमें 25% ज़्यादा रोजगार इनको मिलना शुरू हो गया, बिकॉज दे आर नाउ एबल टू ट्रैवल फॉर वर्क फॉर फ्री। पहले वो उनमें हिचकिचाहट थी। तो मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें, अगर अगली बार अब आप आते हैं तो क्या इनोवेटिव हो सकता है? मतलब देखिए करने के लिए तो बहुत है। मैं वाकई में कहूँ कि दिल्ली में काम बहुत हुआ है, लेकिन जो हमारा विजन है कि दिल्ली को एक ग्लोबल कैपिटल
की तरह हमें दिखाना है, मतलब वो दिखनी भी चाहिए और महसूस भी होनी चाहिए। तो खास करके आई वुड से कि एक हमने ऑलरेडी बोला है कि रोड्स को लेके हमारा एक बड़ा विजन है कि दिल्ली में रोड्स का डिज़ाइन, रोड्स की इंजीनियरिंग, रोड्स एकदम गंदे दिखते हैं, उसमें लेन मैपिंग नहीं है, पेवमेंट नहीं है चलने के लिए। तो इस पे हमने एक पूरा प्लान बनाया है। करीबन 40 किलोमीटर रोड्स पे ये पायलट भी हो गया है ये प्लान, और हमने कुल 1400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर्स ऑफ पीडब्ल्यूडी रोड पे ये पूरा प्लान एक रोड मैप बना है, तो इसको लागू करेंगे। दूसरा हमारा यमुना को लेके प्लान है, इस पे हमने बात पहले भी करी हुई है। एंड आप ये मान के चलिए 2015 में और मेरी किताब में भी मैंने इसमें डिटेल में लिखा है कि अराउंड 55% ऑफ दिल्ली का जो सीवेज था वो ट्रीट होता था, 45% यमुना में जाता था। ये 2015 की कहानी है। 2025 तक ये आंकड़ा अब 75% तक पहुंच गया है कि 75% ऑफ सीवेज जो दिल्ली में जनरेट होता है वो ट्रीट होता है, लेकिन अभी भी 25% अनट्रीटेड रहता है। आंकड़े आप कहाँ से ले रहे हो? ये सारे ऑफिशियल डेटा जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो मेरी आप किताब में देखेंगे करीबन 50 पेजेस साइटेशंस के हैं, रेफरेंसेस के हैं। आप कोई भी आंकड़ा चेक करना चाहे यू विल नो द सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना। तो सरकार के जैसे इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट होते हैं, सरकार के बजट स्पीचेस होते हैं, ये सारे आधिकारिक आंकड़े होते हैं, 10 लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी से अप्रूवल होके फिर ये पब्लिश होते हैं। तो यमुना में जो हमारा बाकी का प्लान रह गया था उसको पूरा करेंगे। एक हमने प्लान बनाए थे सिटी ऑफ लेक्स, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, कि जो छोटे छोटे पहले दिल्ली में तालाब हुआ करते थे अब वो म्यूनिसिपल डंप पॉइंट बन गए, और वहाँ पे हम उसका रिवाइवल कर रहे हैं। छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डाल के जो ट्रीटेड वाटर है उससे एक नेचुरल बॉडी, वाटर बॉडी बना के और उसके इर्द गिर्द एक पार्क गार्डन करके, तो ऐसे 50 लेक्स ऑलरेडी दिल्ली में बन चुके हैं। हमारा टारगेट 500 तक ले जाना है, तो दिल्ली विल बी कॉल्ड अ सिटी ऑफ लेक्स। तो ऐसे बहुत सारे मेरे ख्याल से विजनरी प्रोजेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारा ऑलरेडी प्लान है कि अगले 5 सालों में, अभी हमारी 2000 इलेक्ट्रिक बसें हैं, 1 साल के अंदर दिल्ली में 8000 इलेक्ट्रिक बसें आ जाएगी। ये सारे हमने ऑर्डर्स वी हैव प्लेस्ड इट ऑलरेडी, और 10 साल के अंदर तो 100% इलेक्ट्रिक बसें ही मिलेगी दिल्ली में। वन मोर पॉलिसी वी पास्ड इज एग्रीगेटर पॉलिसी, ये 2 साल पहले दिल्ली सरकार ने पास करी थी, और इसके तहत हमने लिखा है कि 2030 तक दिल्ली में जितने कमर्शियल व्हीकल्स होंगे जो एग्रीगेटर्स हैं, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, वो 100% इलेक्ट्रिक होंगे। उसको हमने स्टैगर करके वी हैव गिवन देम डेडलाइंस, और दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसने ऐसी एक पॉलिसी पास करी है। सर कहना बस इम्प्लीमेंट हो वो बड़ा मैटर है। नहीं, बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, पहले सरकार अपनी नीयत तो साफ करे कि आपको ये करना है। हम जैसे 2021 में हमने प्रॉमिस किया था कि अब से लेके दिल्ली में एक भी नॉन इलेक्ट्रिक बस नहीं आएगी, सीएनजी वेंजी नहीं आएगी, और वो हो रहा है। 2000 बसें ऑलरेडी आज मौजूद है कि नहीं है। दिल्ली के बाहर जाइए आप, मैं रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं बोलता हूँ, पोल्यूशन की इशू पूरे दिल्ली एनसीआर में, केवल दिल्ली के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है कि नोएडा में जाओ तो आपको सिंगापुर की हवा मिलती है। तो सब जगह पे ये काम होना चाहिए था। आप पूछे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में कितने इलेक्ट्रिक बसें चलती है? 0। कोई विजन ही नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई अभी तक एक सरकार ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई इलेक्ट्रिक बस को लेके हमारा क्या विजन है। हमने 2021 में ये विजन स्टेटमेंट दिया था कि अब से केवल दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। आज 2000 आ गई हैं। हमने ये भी कह दिया कि दिसंबर 2025 तक 8000 आ जाएगी। सिमिलरली वी हैव पास्ड अ पॉलिसी, ये केवल घोषणा नहीं करी, वी हैव पास्ड अ पॉलिसी ऑन दिस एग्रीगेटर कि 2030 तक सारे कमर्शियल व्हीकल्स जो एग्रीगेटर व्हीकल्स हैं वो 100% इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। आपके सर डिपो अभी रेडी नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बसों की संख्या आप बढ़ा तो लेंगे, लेकिन डिपो का जो कंस्ट्रक्शन, जैसे बस कंपनी बोलती है कि डिपो रेडी हो जाएगा तो हम बस डिलीवर कर देंगे। नहीं, तो इसमें देखिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। कुल हमारे 70 डिपो हैं दिल्ली में, और सबसे बड़ा काम देखिए, बसें लाना तो चलो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सबसे है कि आपको डिपो तैयार करने होते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस, हाई टेंशन लाइन डालनी पड़ती। कुल 70 डिपो में दिल्ली सरकार ने 1,500 करोड़ 1500 करोड़ खर्च किया है टू मेक देम रेडी फॉर इलेक्ट्रिक बसेस। मेरे ख्याल से लगभग 70-80% डिपोज ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई हो गए, बाकी रिमेनिंग अगले 6 महीने में हो जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही था कि दिसंबर 2025 तक ये सारी बसें आ जाएंगी। तो वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक। दिसंबर 2025 तक आपको दिखेंगी कि दिल्ली में तब तक अभी टोटल 7700 बसेस है, जिसमें 2000 इलेक्ट्रिक हैं। 2025 दिसंबर तक हमारे पास 10,400 बसें होंगी, जिसमें से 8000 इलेक्ट्रिक होंगी, सो अराउंड 80%।
तो ये पूरा प्लान है एंड इट इज ऑलरेडी बीइंग। आपके बस मार्शल्स और इन सबों के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका एक कॉन्सेप्ट था कि बसों में सेफ्टी होनी चाहिए, बिल्कुल। इस पे एलजी ने वो कर दिया, बिल्कुल। काफ़ी लोग बेरोजगार भी हुए और अभी भी बसों में भीड़ रहती है। वुमेन सेफ्टी को लेकर आपने एक प्रोजेक्ट लाया था कि मार्शल्स होने चाहिए, बिल्कुल। तो इसको लेकर आपके क्या कम्युनिकेशन चल रहा है? आगे क्या प्राइवेट मैन को आप इम्प्लाइंट करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, हमारा तो हमने हमेशा कहा है कि बस मार्शल स्कीम को इट वाज बहुत ही पॉपुलर स्कीम थी, महिलाओं ने बहुत उसका स्वागत किया था। पहली बार कोई सरकार कह रही थी कि हम आपको आपकी रखवाली के लिए एक व्यक्ति को वहाँ पे तैनात करेंगे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर को। और एलजी साहब और बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत, मतलब ये स्कीम आप मान के चलिए 2000 लगभग 2017-18 से चल रही थी, 6-7 साल चली। ओवरनाइट दिल्ली के एलजी को ख्याल आ गया कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, इन लोगों को यहाँ पे नहीं। अरे भाई 8 साल से चल रही थी स्कीम, उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? किसी ने कंप्लेंट, किसी महिला ने कंप्लेंट करी नहीं। तो ये इसमें इट वाज अ विक्टिम ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स। इनको ये था कि नहीं इनको नौकरी से निकाल दो, इनकी बदनामी होगी, एंड वी प्रोटेस्टेड अ लॉट। एंड अब फाइनली जाके एलजी साहब का नहीं इसका हम प्रोसेस ढूंढेंगे, करेंगे। मुझे जो लग रहा है कि दिल्ली में एलजी साहब ने चुनाव होते हुए ये कई सारी ऐसी हरकतें करी हैं। जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि इन लोगों के साथ भी न्याय होगा। ये गरीब लोग हैं, मतलब गरीब परिवार से आते हुए ये बस मार्शल से अच्छा काम कर रहे थे और सरकार ने हमेशा उनका साथ दिया। वी आर वेरी होपफुल जैसे इलेक्शंस खत्म होंगे उनको वापस अपॉइंट किया जाएगा। लास्ट सवाल सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 में से कितनी सीट आप लेके जाएंगे? लास्ट सवाल, क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया, ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स का हम लोग टाइम ले चुके। नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं कभी भी, मैं इतना भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करता। आई फील कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ ग्राउंड पे और जनता से बात कर रहा हूँ, एवरीबडी नोज दैट अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, पानी, अच्छी क्वालिटी की बाकी सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सीटें शायद कम हो, 2 सीट हो, 4 सीट हो, वो कहना नंबर difficult नहीं है, बोलेंगे, बट मैं नंबर नहीं बोलूंगा। इतना है कि कंफर्टेबल मार्जिन से आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आ रही है, क्योंकि जनता को पता है कि इवेंचुअली अगर कोई भी पार्टी उनके लिए सोच रही है, उनको बेनिफिट देने के लिए सोच रही है, वो आम आदमी पार्टी है। बाकी सारी पार्टियां आप देखें केवल और केवल राजनीति कर रही है और लोगों को भटकाने की बात कर रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपका दफ्तर कहाँ है? नोएडा।